दोस्तों, मेरा नाम हरी सिंह है, पर सब मुझे प्यार से चाय वाले काका कहते हैं। जिंदगी ने इतना कस के थपेड़े खिलाए कि बस यही एक ठिकाना बचा, ये छोटी सी चाय की दुकान। नेशनल हाईवे नंबर 8 के किनारे स्थित है। यहाँ रातें स्याह होती हैं, जैसे कोई बड़ा साया सड़क को निगलने को आतुर हो। गुजरे जमाने में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक ने 2 लोगों को चपेट में ले लिया था। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं, मगर मैं नहीं मानता था। अगर मैं विश्वास कर भी लूं तो उससे क्या होगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बेटा, शहर में रहता हूं, जब तक सांस है पेट पालने के लिए हाथ तो चलाने पड़ेंगे। पर कल रात, हाय राम, कल रात जो हुआ वो मेरे बूढ़े दिल में एक ऐसी खौफनाक धड़कन छोड़ गया है जिसका शोर अब तक नहीं थमा। लगता है वो ग्राहक नहीं था, वो जो भी था अब भी कहीं आसपास छुपा बैठा है। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? चलो फिर शुरू से शुरू करता हूं। रात ढल चुकी थी, घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी। बाहर हाईवे पर सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में सनसनाहट हो रही थी। दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था, फिर अचानक बंद हो गया, जैसे उसका मुंह किसी ने दबा दिया हो। हवा में नमी और ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभती थी। मेरी छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान में केरोसिन लैंप की लो हिचकियां ले रही थी, जैसे उसे भी कोई डर सता रहा हो। बर्फीली हवा का एक झोंका आया और लैंप की लो कांप उठी। दीवारों पर तांडव करती लंबी लंबी परछाइयां नाच उठी। मैंने खुद को संभाला। यहाँ अक्सर ट्रक वाले रुकते हैं, पर आज बिल्कुल शांति थी। मगर तभी दरवाजे की ओर एक साया सा उभरा। कोई आहट नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं, बस अंधेरे से कटकर वहां खड़ा हो गया। मेरी सांसें अटक गईं। वह आदमी शायद आदमी ही था, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता। वह बेहद पतला दुबला था। उसने एक पुरानी फटी हुई खाकी कमीज और धोती पहन रखी थी, जो मिट्टी और किसी गाढ़े सूखे द्रव्य से सनी हुई लगती थी। चेहरा गहरा धसा हुआ था और उसकी वो आंखें, हे भगवान, अब मैं कैसे बताऊं। वो आंखें ऐसी थी जैसे 2 काली गुफाएं हों। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर एक अजीब सा नीलापन छाया था, जैसे उसने कई दिनों से धूप न देखी हो। काका, एक चाय बनाओ। उसकी आवाज आई, बेहद धीमी, फुसफुसाहट से भी कम, पर ऐसी आवाज कि वह सीधे कान के भीतर घुस गई। डर के कारण मेरा गला सूख गया, मेरे पैर कांप रहे थे। जी, बैठिए, अभी लाता हूं। वह बेंच पर बैठ गया। उसके बैठने का ढंग अजीब था। वह बिल्कुल सीधा बैठा, कमर तनी हुई, हाथ घुटनों पर रखे जैसे कोई मूर्ति हो। उसकी निगाहें सीधी दीवार पर गड़ी थी, मेरी तरफ एक बार भी नहीं मुड़ी। तभी हवा में एक गंध आई, जैसे कोई मांस का टुकड़ा साड़ रहा हो। मैंने कांपते हाथों से चाय बनाई। उबलता दूध देखकर भी वह नहीं हिला। मैंने चाय का कप उसके सामने रखा। लीजिए साहब। फिर उसने धीरे धीरे कप उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और बेहद गंदी थी, नाखून काले पड़े हुए थे। उसने चाय का एक घूंट लिया। कप के किनारे पर उसके होठों के निशान नहीं बने, जैसे उसने छुआ ही न हो। बस एक घूंट पिया, फिर कप नीचे रख दिया। अब उसकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। वो खाली गहरी आंखें, उनमें कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था जो मेरी आत्मा को चूस रहा था। मैं सहर उठा। साहब, पैसे। मेरी आवाज फिर भर्राई। 20 रुपये हो गए। उसने धीरे से अपनी खाकी कमीज की जेब में हाथ डाला, जेब से कुछ सिक्के निकाले। वह पुराने, कालिक से सने हुए थे। उसने उन्हें मेज पर रख दिया। मुझे पहली नजर में वे सामान्य 10 रुपये के सिक्के लगे, पर उन पर उकेरी गई आकृतियां थोड़ी धुंधली, थोड़ी अलग लगी, जैसे बहुत पुराना डिजाइन हो। मैंने जैसे ही उन्हें उठाया, मुझे कर्ज सा लगा। वह सिक्के बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने बिना गिने ही उन्हें जेब में रख लिया। शुक्रिया साहब। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। तभी लैंप की लो फिर तेजी से कांपने लगी और एक पल के लिए लगभग बुझ सी गई। अंधेरा छा गया। मेरा दिल धक से रुक गया। जब लो वापस स्थिर हुई, वो गायब था। खाली बेंच, खाली चाय का कप जिसमें चाय पूरी तरह भरी हुई थी, बस एक घूंट कम हुई थी। वह पल भर में कहां गया? दरवाजा तो बंद था, खिड़कियां भी बंद थी। मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को रगड़ा, कहीं कोई सपना तो नहीं? मगर नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेज पर वह चाय का कप अब भी था। मेरी मुट्ठी में वे सिक्के अब भी थे, ठंडे और भारी। बाहर का सन्नाटा अब और गहरा और डरावना लग रहा था। हवा के हर झोंके में कोई सिसकी सी छिपी लगती थी। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और लैंप को और तेज कर दिया। उस आदमी की आंखों का खालीपन, उसकी बदबू, वो सिक्के, कौन था वो और क्यों आया था? मैंने उन सिक्कों को फिर देखा। धुंधली रोशनी में उन पर एक तारा,
और कुछ अंक उकेरे नजर आए, पर वो डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक अजीब सी ठंडक उनसे निकलकर मेरी हथेली में रेंग रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर आहट पर चौंक उठता, हर परछाई में उस खाकी कमीज वाले को देखता। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो मैंने राहत की सांस ली, पर राहत ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अगले दिन जो हुआ वो तो और भी भयानक था। सुबह की पहली धूप जब दुकान की खिड़की से झांकी तो मैं बुरी तरह कांप रहा था। नींद नाम की चीज तो रात भर आंखों के आसपास भी नहीं भटकी थी। हर छोटी सी आवाज, चिड़िया का चहकना, दूर से ट्रक का हॉर्न मेरे दिल को धक से रहने पर मजबूर कर देती थी। वो आंखें, खाली गुफाओं वाली आंखें, बार बार मेरे जहन में आकर मेरी सांसें रोक देती थी। पर सबसे ज्यादा डर तो मेरी मुट्ठी में बंद उन 2 सिक्कों से लग रहा था। रात के अंधेरे में तो वे सिर्फ अजीब लगे थे, लेकिन दिन की रोशनी में उनका रूप देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने कंपकंपाते हाथों से सिक्कों को मेज पर रखा। वे सचमुच पुराने थे, बहुत पुराने। चमक तो बिल्कुल गायब थी। गहरे भूरे रंग पर जंग और कालिक की परतें चढ़ी हुई थी। एक तरफ ब्रिटिश राज का प्रतीक था, शायद किंग जॉर्ज चेहरा था, लेकिन वो इतना धुंधला और खुरदुरा था कि पहचानना मुश्किल था। दूसरी तरफ एक तारा और कुछ अंक छपे थे। मेरा दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। ये सिक्के तो मेरे पैदा होने से भी पहले के हैं। इतने पुराने सिक्के अब चलन में नहीं थे। उन्हें देखकर मेरा सर चकराने लगा। क्या वो कोई भूत था? मैंने खुद से ही सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाया। हो सकता है शायद वो कोई पुराने सामान का कलेक्टर था, या फिर किसी पुराने घर के तहखाने में रहने वाला भिखारी। पर फिर वो गायब कैसे हुआ? और वो आंखें और वो अजीब सी बदबू? मैंने फैसला किया, इस सच का पता लगाना जरूरी है। इन सिक्कों को लेकर मैं सबसे पहले गांव के बुजुर्ग रामनारायण काका के पास गया, जो गांव का इतिहास जानते हैं। उन्हें सिक्के दिखाए तो वे हैरान रह गए। अरे हरी, ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं। मैंने बचपन में भी ऐसे सिक्के कम ही देखे थे। अब तो ये संग्रहालय की चीज बन गए हैं। तुम्हें कहाँ मिले? मैंने पूरी घटना नहीं सुनाई, बस इतना कहा कि एक अजनबी ग्राहक ने दिए थे। रामनारायण काका की आंखें चौंधिया गईं। अजीब बात है, ऐसे सिक्के अब चलते कहाँ हैं? और वो ग्राहक कौन था? उनकी आवाज में भी एक अजीब सी शंका झलकी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हरी, तुम्हें याद है ना, साल भर पहले उसी हाईवे पर उस भयानक हादसे की बात, जब टूटे हुए ट्रक के ब्रेक लाइन के कारण वो पुराना ट्रक खाई में गिर गया था? मैंने हाँ में सिर हिलाया, गला सूख गया। कैसे भूल सकता था? उस दिन का दृश्य आज भी आंखों के सामने तैर जाता है। उसमें 2 लोग मारे गए थे हरी, रामनारायण काका ने गंभीर स्वर में कहा। एक तो ट्रक का ड्राइवर था और दूसरा वो फेरी वाला था। कहते हैं वो भी पास के गांव का था। दूर दूर तक चाय नाश्ता बेचने जाया करता था। उसकी पहचान तो ठीक से हुई नहीं थी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। उसके कपड़े खाकी कमीज और धोती ही थे, जैसा तुम बता रहे हो। और कहते हैं उसकी जेब में भी ऐसे ही पुराने सिक्के मिले थे, क्योंकि वो पुराने सामान बेचने का भी काम करता था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने दीवार का सहारा लिया। खाकी कमीज, धोती, पुराने सिक्के, सड़क दुर्घटना, ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। उसका नाम क्या था? मैंने घुटते हुए पूछा। रामनारायण काका ने सिर हिलाया। उसका नाम तो पता नहीं बेटा, उसकी पहचान कभी पूरी तरह नहीं हो पाई। अखबारों में खबर छपी थी, शायद तस्वीर भी थी। तुम शहर के पुराने अखबारों के ऑफिस में जाकर देख सकते हो। उनकी बात मेरे दिमाग में घूम गई। मैं सीधे शहर के दैनिक जागरण के पुराने संग्रहालय जैसी जगह पर पहुंचा। एक बूढ़े कर्मचारी ने मेरी बेचैनी देखकर मेरी मदद की। हमने साल भर पहले के अखबारों को खंगालना शुरू किया, और फिर वो मिल गया। वो खबर पहले पन्ने पर नहीं थी। अंदर के किसी पन्ने के निचले हिस्से में एक छोटा सा बॉक्स था। टाइटल था, हाईवे पर भीषण दुर्घटना, 2 की मौत। खबर संक्षिप्त थी, लेकिन उसके साथ एक तस्वीर थी। एक धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो दुर्घटनास्थल की थी। ट्रक के मलबे का ढेर, और उस ढेर के पास एक शव, जिसे सफेद चादर से ढक दिया गया था। लेकिन चादर पूरी तरह नहीं ढक पाई थी। चादर के एक कोने से एक हाथ निकला हुआ था, पतला कालिक से सना हुआ। उस हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थी, और नाखून काले पड़े हुए थे। ये बिल्कुल उस ग्राहक की तरह थे। मेरी सांस थम गई। आंखें उस तस्वीर से हट नहीं रही थी। फिर मेरी नजर खबर की आखिरी लाइन पर पड़ी। मृतकों में से एक अज्ञात व्यक्ति प्रतीत होता है। शायद ये कोई फेरी वाला था। उसकी जेब से कुछ पुराने ब्रिटिश कालीन सिक्के भी बरामद हुए हैं। ये लाइन पढ़ते ही मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। मैंने अखबार वाली फाइल बंद कर दी और बाहर भागा। धूप में खड़े होकर भी मैं कांप रहा था। अब सच सामने था। वो कोई जीवित इंसान नहीं था,
वो फेरी वाला था जिसकी मौत उसी सड़क पर हुई थी जहां मेरी दुकान है। उसकी आत्मा वो चाय मांगने आई थी। पूरा दिन मेरा डर के साए में बिता। शाम होते होते डर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने सोचा शायद ये सब बस इतना ही था। उसने चाय मांगी, मैंने दे दी, वो चला गया। शायद अब वो शांत हो जाएगा। पर रात तो अभी आनी थी। मैं दुकान पर वापस लौटा। दरवाजा खोलते ही वो गंध अब भी हवा में तैर रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। लैंप जलाया, सब कुछ ठीक लगा। मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की पर हाथ कांप रहे थे। तभी मेरी नजर उस बेंच पर पड़ी, वही बेंच जहां वो कल बैठा था। उस पर अब भी चाय की एक बूंद सूखी हुई पड़ी थी। कल रात का वही कप जिसमें से उसने सिर्फ एक घूंट पिया था। मैंने उसे साफ किया था, फिर भी वहां एक बूंद थी। और उस बूंद के पास एक सूखा हुआ गहरा भूरा धब्बा था। तभी धीरे धीरे दुकान का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। केरोसिन लैंप की लौ फिर बेचैनी से कांपने लगी। बाहर का सन्नाटा एक बार फिर बोझिल हो उठा। मेरी पीठ पर पसीना आ गया पर ठंड लग रही थी। मैं सोचने लगा, उसने सिर्फ एक घूंट ही क्यों पिया था? क्या उसे चाय पसंद नहीं आई, या उसे जरूरत सिर्फ उस एक घूंट की थी? उस भूरे दाग को देखकर एक भयानक ख्याल दिमाग में कौड़ था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। दूर हाईवे पर किसी गाड़ी की लाइटें नहीं दिख रही थी, सिर्फ मेरी दुकान का टिमटिमाता लैंप और अनंत अंधकार था। तभी खिड़की के पास लगा हुआ पुराना पर्दा बिना किसी हवा के हिला, जैसे कोई उसे छूकर गुजरा हो। मेरा खून जम गया। मैं जानता था वो गया नहीं था, वो अभी यहीं कहीं था। शायद बाहर खड़ा होकर उन्हीं खाली काली गुफाओं वाली आंखों से अंदर देख रहा था। उस रात की हवा में जहर घुला हुआ था। हर सांस उस गंध को भीतर खींच रही थी जो अब मेरे अंदर तक रिस चुकी थी। खिड़की का पर्दा हिला था। उस पल मेरी रूह कांप गई। शायद वो बाहर था, उन्हीं खाली आंखों से देख रहा था। मैंने लैंप की लो और तेज कर दी, पर उसकी रोशनी भी अब पहले जैसी तेज नहीं लग रही थी। वो कमजोर और डगमगाती हुई लग रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगलने पर आमादा हो। मैंने उस बेंच पर पड़े भूरे दाग को फिर देखा। कल रात का वही कप जिसे मैंने धो दिया था, मगर फिर भी उसका दाग वही था। अब धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। हर घंटा एक युग की तरह बीत रहा था। मैं कोने में बैठा था, कंधे कानों तक उठाए। बाहर कोई आवाज नहीं थी, न कुत्ते का भौंकना, न ट्रक का शोर, सिर्फ सन्नाटे का दबाव जो कानों को फाड़ने को तैयार था। फिर एक आवाज आई, खरोंचने की आवाज, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई नाखून धीरे धीरे दरवाजे की लकड़ी के तख्ते पर रगड़ रहा हो। मेरी सांसें फूल गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज लगातार अब भी आ रही थी। ये दरवाजे से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। मैं कुर्सी से सटकर बैठा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी नजरें दरवाजे की कुंडी पर जमी हुई थी। तभी खिड़की के कांच पर अचानक एक धुंधली सी परछाई दिखी, बस एक झलक और फिर गायब। उसके बाद खिड़की के निचले किनारे पर, जहां कांच और लकड़ी मिलती है, एक उंगली दिखी, पतली गंदी नाखून काले। वो उंगली धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई कांच को खरोंच रही थी। आवाज फिर आई, पहले से भी ज्यादा कर्कश, जैसे गला सड़ रहा हो, सीधे मेरे कान के भीतर घुस गई। काका, एक चाय पिलाओ। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया, जैसे मेरे पैर किसी ने बांध दिए हो। तभी दरवाजे की कुंडी हिली, पहले धीरे से, फिर जोर से। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, और फिर एक झटके के साथ दरवाजा जोर से खुल गया। उसी पल केरोसिन लैंप की लो तेजी से कांप उठी और बुझ गई। घनघोर अंधेरा छा गया। मैं चीख उठा। मेरी आंखें अंधेरे की आदी नहीं हो पा रही थी। दिल की धड़कनें गले तक आ गई थी। और फिर वह गंध, तीखी दम घोंटने वाली, सड़ी हुई, मेरे चारों तरफ फैल गई। सांस लेने की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी नम हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूकर गुजरा, जिसमें वही भयानक गंध समाई हुई थी। और फिर मुझे दिखी उसकी वही भयानक आंखें। वे आंखें सिर्फ 2 फीट की दूरी पर थी। मुझे चाय पिलाओ काका। फुसफुसाहट फिर आई, लेकिन अब उसमें एक भूख भरी हताशा थी। मैं बोल नहीं पा रहा था, जबड़े जकड़े हुए थे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीठ दीवार से जा लगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन आंखों का खालीपन मेरी आत्मा को चूस रहा था। तभी मेरी नजर उस खाली बेंच पर पड़ी, जहां कल वह बैठा था, और फिर उस चाय के भूरे दाग पर। तभी मेरे दिमाग में एक विचार कौड़ था, एक पागल, भयानक, पर शायद एकमात्र संभव विचार, जिससे शायद या तो मैं मर जाता या उस बला से बच सकता था। मैं जोखिम उठाते हुए बोला, तुम्हारी चाय। मैंने घुटते हुए कहा, आवाज कांप रही थी, वो तो तुम पी चुके हो। कल रात यहां इसी बेंच पर गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी बात को फिर से दोहराया,
तुमने पी तो लिया था ना एक घूंट। मैंने टेबल पर बने उस भूरे निशान की ओर इशारा किया। वो तुम्हारी चाय थी, तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे सामने मौजूद उस चीज का ध्यान अब मुझसे हटकर उस बेंच पर था। मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाते हुए कहा, अब तुम तृप्त हो गए। मैंने बहकती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी प्यास बुझ चुकी है, अब तुम मुक्त हो। तभी एक हल्की सी सिसकारी हवा में गूंजी। फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह ठंडक कम होने लगी। वे काली आंखें धीरे धीरे धुंधलाने लगी, जैसे दूर किसी कोहरे में विलीन हो रही हों। मैंने आंखें झपकाईं। वह अब जा चुका था। अब दुकान में सिर्फ मैं था और गहरा अंधेरा। वो गंध अब गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ केरोसिन की बासी गंध बची थी। तभी मैं लड़खड़ाता हुआ लैंप तक पहुंचा और उसे जलाने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, पर तीसरी बार में लो जल उठी। पीली रोशनी ने दुकान को फिर से भर दिया। खाली बेंच, खाली कप और वह भूरा दाग अब भी वही था, पर अब वह सिर्फ एक दाग लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली। सच्चाई मन में उतर रही थी। वो भूखा था, प्यासा था, न सिर्फ चाय के लिए बल्कि शायद तृप्ति के लिए। शायद उस रात उसकी आत्मा को बस एक कप चाय चाहिए थी। बस एक कप चाय उसी सड़क के किनारे जहां उसका अंत हुआ था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मर चुका है। वो बस अपने रोज के रास्ते पर था। अगली सुबह मैंने उस बेंच को साफ नहीं किया। मैंने उस कप को जिसमें से उसने सिर्फ एक घूंट पी थी, उसे धोया नहीं। मैंने उसे एक तरफ रख दिया और शाम को जब दुकान खोली तो मैंने एक अतिरिक्त कप चाय बनाई और उसे बेंच पर रख दिया जहां वह बैठा था, उस भूरे दाग के पास। उस रात के बाद से वह दाग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं गया। और कभी कभार, खासकर उन रातों में जब हवा में नमी ज्यादा होती है और सन्नाटा गहरा होता है, मुझे लगता है कि मैं उस गंध को फिर महसूस करता हूं। बस एक झलक और लैंप की लो एक पल के लिए अजीब तरह से कांप उठती है। तब मैं सोचता हूं कि वो फेरी वाला गुजर रहा है अपनी अनंत यात्रा पर, और मैं चुपचाप एक ताजा कप चाय उस बेंच पर रख देता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।